अब हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बैंकिंग का डेफिनेशन दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ बैंक हो गया। अब मैंने इसका अलग से एक सेपरेट नोट्स बनाया है। ठीक है, तो वो नोट्स के हिसाब से मैं आपको डिस्कस करूँगा, तो आपको काफ़ी इजी पड़ेगा। ओके, ये चीज़ आप याद रखिए, फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक का। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं बैंक क्या होता है। ठीक है, बैंकिंग और बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक क्या होता है। देखिए, बैंक जो है वो फ्रेंच वर्ड से आया है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैंको, जिसका मतलब होता है बेंच। ठीक है, तो बैंक अलग अलग जो है वर्ड से डिराइव होता है। मतलब पहले बैंक को फ्रेंच में कहाँ से वर्ड आया वो चीज़ बताया, तो उसका मतलब बेंच होता था। अब ये बेंच क्यों है, इसके पीछे भी एक जो है स्टोरी है कि एक मार्केट में एक पर्सन रहता था, वो बेंच लगा के बैठता था जिसमें ट्रांजैक्शन का लेन देन करता था। ठीक है, उसके पीछे ये स्टोरी है। फिर उसके बाद बैंक क्या होता है बेसिकली, तो बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम क्या होता है, डील करना। जिसका मतलब मेन बिजनेस क्या होता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और फिर उस डिपॉजिट को एडवांस देना। ठीक है, रिलेटेड टू अदर सर्विसेज, उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। क्या मैंने बोला, बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसका काम क्या होता है, एक्सेप्ट करना डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिविंग द डिपॉजिट इन टर्म्स ऑफ लोन एडवांसेस टू द नीडी पर्सन। ठीक है, अब रियल में हम समझते हैं। आप बैंक, आपका अकाउंट होगा बैंक में। ठीक है, तो आपका बैंक क्या करता है, आपसे पैसा लेता है और वो पैसा अपने पास थोड़ी नहीं रखता। वो पैसा क्या करता है, किसी न किसी पर्सन को, जैसे आप अकाउंट में पैसे जमा कराने जाते हो वैसा कोई बैंक में आता है लोन लेने के लिए। तो जैसे आप डिपॉजिट किए, तो आप जैसे ऐसे हजारों लोग रहेंगे, करोड़ों लोग रहेंगे जो डिपॉजिट करते रहेंगे, और बैंक वाला उन सबका पैसा क्या कर देता है, लोन दे देता है। सारा पैसा लोन नहीं देता है, उसमें से कुछ परसेंट क्या करता है, वो मार्जिन रखता है। ठीक है, सिक्योरिटीज़ के तौर पे रखता है। ठीक है, तो वो सिक्योरिटीज़ के तौर पर रखता है ताकि अगर इमरजेंसी आ जाए तो वो चीज़ को यूज़ कर सके। बाकी के जो पैसे, मान लीजिए अगर बैंक वाले को 1000 रुपये मिला, तो 1000 रुपये में क्या करेगा बैंक वाला, जो 900 रुपये है वो लोन दे देगा, बाकी 100 रुपये क्या करेगा, इमरजेंसी के तौर पे अपने पास रखेगा। ठीक है, तो बेसिकली बैंक, मतलब बैंक का मेन एक्टिविटी क्या है, तो बैंक बेसिकली डील करता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड गिविंग एडवांस टू द नीडी पर्सन। आई होप यू क्लियर विद द बैंक सिस्टम। ओके, नाउ डेफिनेशन है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। इंडियन बैंकिंग जो एक्ट है, रेगुलेशन 1949 का, उसके हिसाब से क्या बोलता है, जो मैंने आपको बताया वही चीज़, एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग। एक्सेप्ट करता है इसलिए क्योंकि उसको, उस चीज़ को क्या करेगा, वो लेंड करेगा। दैट मीन्स इफ बैंक इज एक्सेप्टिंग मनी फ्रॉम द पब्लिक, सो बैंक विल लेंड दैट मनी टू द नीडी पर्सन। अब उसको एक, किसी को घर खरीदना होता है तो लोन लेता है, किसी को कार खरीदना है तो लोन लेना होता है, किसी को बिजनेस करना है तो लोन लेता है, राइट। सो अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब बैंक जब लोन देता है तो उसके पीछे क्या करता है, वो 8%, 9%, 10% इंटरेस्ट लेता है, राइट। जब आप सेविंग करते हो तो सेविंग पे आपको 3 मिनिमम परसेंटेज मिलता है। ठीक है, लेकिन जब वही सेम पैसा बैंक जब लोन दे देता है किसी को, तो 8 से लेके 10% तक क्या होता है, उसका इंटरेस्ट मिलता है। तो उसमें से 4% अपने पास रखता है, बाकी का जो बचता है थोड़ा सा वो आपको दे देता है। तो इससे बैंक का जो इंटरेस्ट मिलता है वही बैंक का क्या हो गया, पैसा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ लेते हैं लेंडिंग और ऑफ डिपॉजिट मनी फ्रॉम द पब्लिक, जो मैंने आपको बताया वही सेम चीज़। ठीक है, एक्सेप्ट करना पैसा पब्लिक से और फिर उसको क्या करना, लोन दे देना, इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ द डिपॉजिटर मनी, मतलब डिपॉजिटर मनी का जो एक्सेप्ट किया है उसको लोन दे देना। ओके, फ्रॉम द पब्लिक एंड रेपेबल ऑन द डिमांड अदरवाइज एंड विड्रॉल एबल बाय द चेक एंड ड्राफ्ट। मान लीजिए कि आपने जमा किया, आपको पैसे की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, चेक का यूज़ कर सकते हो, है ना, ड्राफ्ट का यूज़ करके क्या कर सकते हो, आप उस चीज़ को पैसा विड्रॉ कर सकते हो, या तो इंटरनेट से भी आप लाइक ATM का भी यूज़ करके आप विड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो वही चीज़ बताया कि बैंकिंग क्या होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले, अगर हम लोग फंक्शंस की बात करते हैं, यहाँ पे मैं कॉमर्शियल बैंक आए, ठीक है, मैं इसको रफ करता हूँ सही से। देखो अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ आपको, ताकि आपको अच्छे समझे। ठीक है, अब इसमें दो फंक्शंस हैं।
पहला जो है वो क्या है, प्राइमरी है, दूसरा क्या है, सेकेंडरी। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी है, प्राइमरी के अंदर भी 2 सब टाइप है और सेकेंडरी के अंदर भी, इसके अंदर 2 है। एक क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और दूसरा जो है इसके अंदर, दूसरा जो है ग्रांटिंग लोन्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ एडवांसेस। ठीक है, मैं यहाँ पे एडवांसेस लिख देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी 2 टाइप है। पहला जो है वो एजेंसी फंक्शन है, एजेंसी फंक्शंस। ठीक है, और इसका जो दूसरा टाइप है वो यूटिलिटी फंक्शन है। कौन सा है, यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्या है इसके फंक्शंस। ये आप चार्ट ड्रॉ कर लेना ताकि आपको अच्छे समझे। देखो फंक्शंस में, कॉमर्शियल बैंक के फंक्शन में 2 प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी। प्राइमरी में 2 एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांस, और सेकेंडरी में एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन। अब ये सब टॉपिक के अंदर क्या है, पॉइंट्स है। ठीक है, इसके अंदर भी पॉइंट है, इसके अंदर भी पॉइंट है, इसके अंदर भी पॉइंट है, सब पॉइंट है। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियरली समझ में। देखो पहला क्या है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। इसमें क्या होता है कि आपको ये बताना है कि प्राइमरी फंक्शन में कि कॉमर्शियल बैंक कौन कौन से वे से पैसा क्या करता है, पब्लिक से लेता है। तो पहला जो सेविंग है, दूसरा डिपॉजिट करंट अकाउंट है, उसके बाद तीसरा फिक्स और चौथा रिकरिंग डिपॉजिट। अब ये क्या होता है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। देखो सेविंग बेसिकली जो होता है वो सैलरी पर्सन के लिए होता है। ठीक है, इसमें बैंक क्या करता है, इनकरेज करता है कि लोगों को, ताकि वो लोग सेव करें। ठीक है, इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो बहुत कम होता है, जैसे मैंने आपको बताया मिनिमम मोस्टली 3.5% तक होता है। ठीक है, सूटेबल। ये किसके लिए अकाउंट सूटेबल है, सैलरी वेजेस अर्नर लोगों के लिए, एक नॉर्मल पर्सन के लिए कि भाई कुछ अगर ट्रांजेक्शन करना है तो अकाउंट खुलवा लेगा, या सैलरी आ रही है तो उसके लिए। ठीक है, ये सैलरी अकाउंट होता है। ठीक है, इसके अंदर इंटरेस्ट ऑफ लोग कम होता है। इसके अंदर और आप चीज़ देख लो कि आप 3 से ज़्यादा एटीएम ट्रांजैक्शन करोगे तो उसका चार्जेस है, आप चेक कितना इशू करते हो उसका भी अलग से चार्जेस है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फंक्शन होता है, मतलब आप जब बैंक से विड्रॉ करते हो तो आप ये फंक्शन प्ले करते हो। आप बैंक में पैसे डाले आपने, फिर उसको विड्रॉ किए चेक से या एटीएम से, तो ये चीज़ें आप क्या करते हो, खुद रियल में आप देखते हो। ठीक है, अगर नहीं देखते हो तो आप नेक्स्ट टाइम जब बैंकिंग करोगे तो आप जाके पूछो कितना चेक फ्री में है, कितने चेक का ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितना होता है, कितना अलाउड है, विद इन द सेम बैंक का एटीएम या विदाउट बैंक का एटीएम कितना चार्जेस है। ये सब सारी चीज़ें पहुँचोगे तो सेविंग में आ जाता है। ठीक है, चलो फिक्स, दूसरा क्या है, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, मान लीजिए कि मेरे पास 10 लाख है। ठीक है, अब ये 10 लाख क्या कर दिया मैंने, जो है 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए क्या किया, बैंक को दे दिया। बैंक वाले को बोला मेरे पास 10 लाख है, मुझे क्या करना है, डिपॉजिट करना है। ठीक है, 10 साल के लिए। ठीक है, बैंक वाला मुझे 6 से 8% तक क्या करेगा, मुझे जो है इंटरेस्ट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट में मैंने क्या किया, एक लमसम अमाउंट क्या किया, फिक्स स्पेसिफिक पीरियड के लिए क्या किया, सेव कर दिया। तो वो क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल रहा है, मुझे ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू सेविंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फिक्स डेट, फिक्स्ड टाइम के लिए कर दिया, उस टाइम से पहले मैं उस चीज़ को विड्रॉ नहीं कर सकता हूँ। तो बैंक क्या करेगा, उस चीज़ को आगे चल के लोन दे सकता है, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ग्रांटिंग एडवांस में। ठीक है, समझ में आ गया। अंडर दिस अकाउंट मनी इज डिपॉजिटेड फॉर अ सर्टेन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको बताया 5 साल के लिए जमा किया तो 5 साल के लिए फिक्स रहेगा। इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हाइयर होता है। ठीक है, जैसे 6 से 8% मैंने आपको बताया। ठीक है, 6 to 8% तक होता है, या उससे ज़्यादा भी होता है। ठीक है, डिपेंड अपॉन द बैंक। डिपॉजिटर कैन कीप फॉर अ पीरियड ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 15 days to 5 years और मोर, मतलब मिनिमम 15 दिन से आप जो है 5 years या उससे ज़्यादा दिन तक भी रख सकता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं। समझ में आ गया। ठीक है, आप भी अगर करते हो तो कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है, देखो करंट डिपॉजिट बेसिकली करंट अकाउंट। ठीक है, अब करंट अकाउंट, करंट डिपॉजिट बेसिकली उन लोगों के लिए होता है जो बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, मेनली किसके लिए होता है, बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है। किसके लिए होता है, बिजनेसमैन लोग जो क्या करते हैं, बिजनेस रन करते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट होता है। अब ये इसके लिए बेस्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, फ्रीली अलाउड होता है, दैट
दैट मीन्स विड्रॉवल आप जितने टाइम चाहिए उतने टाइम विड्रॉ करो और जितने टाइम चाहिए आप क्या करो, उसको डिपॉजिट करो। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। बस इस चीज़ के अंदर, इसके अंदर क्या होता है कि आपको जो है इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो बहुत कम बैंक लोग कुछ थोड़ा बहुत इंटरेस्ट देते हैं इसमें, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर आपको चाहिए तो इसके लिए क्या करता है, करंट अकाउंट हेल्प करता है। अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि सेविंग डिपॉजिटर्स को भी जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। व्हाट इज़ ओवरड्राफ्ट? बेसिकली आपके अकाउंट में जो है 10,000 है और आपको चाहिए 12,000, तो 2,000 क्या हो गया, एक्स्ट्रा चाहिए आपको। तो बैंक क्या करेगा, आपको एक्स्ट्रा दे रहा है, दैट मीन्स ओवरड्राफ्ट आप कर रहे हो। आपके अकाउंट में है 10,000, आप विड्रॉ कर रहे हो 12,000, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग विड्रॉइंग 2,000 एक्स्ट्रा, तो दैट ये तो 2,000 क्या हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ओके, सो सेविंग अकाउंट को भी मिलता है, लेकिन सेविंग अकाउंट होल्डर को पहले जाके बैंक वाले को पूछना पड़ता है, बताना पड़ता है कि वो लोग फिर अप्रूव करेंगे, फिर आपको मिलता है, लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज होता है, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। सो करंट अकाउंट समझ में आ गया। अब रिकरिंग अकाउंट में मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने 2019 से लेके 2020 इस साल के बीच में मैंने क्या किया था, जो है बैंक वाले को बोला कि मुझे रिकरिंग अकाउंट खोलना है, तो बैंक वाले ने खोल दिया। और रिकरिंग अकाउंट में मैंने क्या किया, मेरे सैलरी में से हर महीने का जो है 1,000, हर महीने का 1,000 रुपये मेरा रिकरिंग डिपॉजिट में जाता था, ठीक है। ऑटोमेटिक मेरे अकाउंट में जाता था रिकरिंग डिपॉजिट में। जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में है पैसा, तो 1,000 रुपये डिडक्ट होकर वो रिकरिंग डिपॉजिट में जाता था। कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। और फिर 1 साल के बाद जो है मेरे पास जो है टोटल 12,000 समथिंग जो है इंटरेस्ट होके मेरे पास 12,000 समथिंग, इसके ऊपर 400-500 रुपये कुछ इंटरेस्ट, क्योंकि अमाउंट कम था तो इसके लिए इंटरेस्ट भी जो रहता है इसमें ज़्यादा ही रहता है, मतलब 6 से 8% के बीच में रहता है, 6 to 8% के बीच में रहता है। तो उसमें मुझे जो है हर महीने का मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या कर रहा था फिक्स में मैं एक साथ 10 लाख पे किया, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है। अगर आपको पैसे बचाना तो एक तरीका है जिसमें आप हर महीने का कुछ अमाउंट क्या कर सकते हो, एक रिकरिंग अकाउंट खुलवा लीजिए और उसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट क्या कीजिए, बैंक वाले के पास जमा कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेटर है कि अगर आपको शेयर मार्केट का नॉलेज है तो आप उसको यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा पैसा इंटरेस्ट कमा सकते हैं, ठीक है। तो आई एम श्योर आपको समझा रहेगा, ठीक है। अब आता है दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया ये प्राइमरी वाला मैंने क्लियर कर दिया। अब जो है एडवांस हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्रांटिंग एडवांस एंड लोन में जो होता है, मेन जो फंक्शन होता है इसमें, कॉमर्शियल बैंक क्या करता है, लोन दे देता है, ठीक है। अब लोन कितने तरीके से देता है, अब यहाँ पे हमने पढ़ा कि कितने तरीके से पैसा एक्सेप्ट करता है पब्लिक से, यहाँ पे कितने तरीके से पैसा लोगों को लोन देता है। पहला तरीका ओवरड्राफ्ट, दूसरा कैश क्रेडिट, तीसरा लोन, और चौथा क्या है, डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले देखिए ओवरड्राफ्ट, मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होता है, ठीक है। ओवरड्राफ्ट वही सेम चीज़ है, ठीक है। कैश क्रेडिट क्या होता है, चलो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास जो है SBI का क्रेडिट कार्ड है, ओके, स्टेट बैंक ऑफ और ICICI का मेरे पास क्रेडिट कार्ड है। अब जो है मुझे क्या चाहिए, पैसा अर्जेंसी, मुझे अर्जेंट ज़रूरत पड़ गया जिसमें मुझे क्या चाहिए, 2,000 कैश चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास कैश तो मेरे अकाउंट में है नहीं, तो मैं क्रेडिट कार्ड से क्या करूँगा, ATM में जाऊँगा और क्रेडिट कार्ड से विड्रॉ करूँगा, कितना, 2,000। लेकिन वो तो एक्चुअल मेरे पास है ही नहीं, तो बैंक क्या कर रहा है, मुझे क्रेडिट दे रहा है, ठीक है। तो ये उसको हम लोग बोलते हैं कैश क्रेडिट, ठीक है। अब जो होता है, जैसे मान लीजिए मेरा SBI में क्रेडिट कार्ड है, तो क्रेडिट कार्ड पे मेरा जो है वो समझो लिमिट 50,000 का, मेरा मतलब मेरा जो लिमिट है उसमें 50,000 का। तो उस 50,000 पे जो है मुझे 5,000 का जो है कैश क्रेडिट मिल रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं 5,000 क्या कर सकता हूँ, विड्रॉ कर सकता हूँ एनी टाइम, ठीक है। कैश क्रेडिट तो आप कहीं पे स्वाइप करोगे, पे करोगे, वो चीज़ होता है। क्रेडिट कैश मतलब जैसा आप बैंक से जैसे पैसे निकालते हो वैसा आप निकाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो अलग बात है जब आप कैश निकालोगे तो उसका बदले आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर। सो ये चीज़ आप, मैं तो डिनाई करता हूँ कि कभी मत करो, कैश क्रेडिट यूज़ मत करो, बाकी क्रेडिट कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कंसेप्ट समझाने के लिए आपको मैंने बताया, समझा। अंडर दिस अकाउंट अ कस्टमर कैन बोरो द सर्टन लिमिट अगेंस्ट द सिक्योरिटी। जो आपके पास कार्ड है, जो भी आपके पास अकाउंट है, उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, कुछ अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो, एक्स्ट्रा ओवरड्राफ्ट कर सकते हो। तो वो बैंक क्या करता है, आपको कैश क्रेडिट देता है, और मेनली क्रेडिट कार्ड में जैसे आप करते हो। मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ, उसके हिसाब से मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया, ठीक है।
बाद में बताया अकाउंट नेम, मतलब उसी बोरोवर के अकाउंट में नेम होना चाहिए और वो अकाउंट उसी के मतलब उस अकाउंट में क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा जब आप विड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है लोन। तो लोन आपको पता है, जैसे कार का लोन लेना है या घर हाउसिंग का लोन, मतलब अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन होते हैं, ठीक है। बैंक लोन लेता है, बिजनेस बैंक भी लोन लेता है, ठीक है। बैंक आरबीआई से लोन लेता है या एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है। और एक जैसे मान लीजिए कि आपको बिजनेस सेटअप करना है, उसके लिए आप लोन चाहिए, तो वो लोन, ये सब में क्या होता है, बैंक क्या करता है, लोन दे देता है, ठीक है। उसके बदले आप इंटरेस्ट पे करते हो और जो इंटरेस्ट पे करते हो उसी से बैंक का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। फोर्थ जो है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सर इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान लीजिए कि ये मिस्टर ए है, ठीक है। मिस्टर ए ने जो है मिस्टर बी को गुड्स बेचा, ठीक है। अब मिस्टर ए ने क्या किया, खरीद लिया गुड्स, किससे, मिस्टर बी से। इसको मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मिस्टर बी से क्या किया आपने, मिस्टर बी ने इसको गुड्स भेजा, तो मिस्टर ए के पास जब गुड्स आ गए तो मिस्टर ए को क्या करना चाहिए, पे कर देना चाहिए बी को। लेकिन मिस्टर ए बोल रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो मिस्टर बी क्या बोल रहे हैं, मैं आपको एक बिल बना के देता हूँ। क्या बना के देता हूँ, एक बिल बना के देता हूँ, ठीक है। या ये मिस्टर ए क्या करेंगे, ये एक बिल बना के देंगे। मिस्टर ए बिल बना के किसको देंगे, मिस्टर बी को। और उस बिल के अंदर मेंशन रहेगा कि मेरे जो है ये इतना अमाउंट है, जैसे मान लीजिए 5000 का अमाउंट है। तो मिस्टर ए ने क्या किया, गुड्स खरीदा मिस्टर बी से, और मिस्टर ए के पास पैसा नहीं था, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक बिल इशू किया, 5000 का बिल जो गुड्स था उसका बिल इशू किया, किसको दे दिया, मिस्टर बी को। ये बोल के इनवॉइस समझो, ये बोल के कि मैं 1 महीने के बाद आपको पेमेंट करूंगा 5000, ठीक है। लेकिन मिस्टर बी को 15 दिन के बाद एक अर्जेंट, आफ्टर 15 डेज जो है पैसे की इमरजेंसी आ गई। अब मिस्टर बी को तो पैसा 1 महीने के बाद मिलने वाला है, 15 दिन के बाद और 15 दिन लगेगा, उसके बाद मिलेगा पेमेंट। तो मिस्टर बी क्या करेंगे, बैंक वाले के पास जाएंगे और बैंक वाले को बोलेंगे ये मेरे पास बिल है, इस बिल का मुझे पैसा कैश करके दे दो। तो बैंक वाला क्या बोलेगा, मैं कैश करके दूंगा लेकिन उसका मैं कुछ चार्जेस लूँगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल ऑफ एक्सचेंज। तो कौन करता है, बैंक करता है, ठीक है। आई एम श्योर आपको अच्छे समझ में आ गया रहेगा। तो जो बैंक वाला क्या करता है, चार्जेस लेता है, वो इंटरेस्ट, जिसको हम लोग रिबेट बोलते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब जो आता है सेकेंडरी फंक्शन। सर सेकेंडरी फंक्शन क्या है, सेकेंडरी जैसे हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा कि प्राइमरी मेन जो फंक्शन होता है वो कमर्शियल बैंक किया था, उसके अलावा भी बैंक दूसरे फंक्शंस प्ले करता है, उसको हम लोग सेकेंडरी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये वाला क्लियर हुआ, ये वाला क्लियर हुआ। अब हम ये पढ़ रहे हैं, एजेंसी फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, और यूटिलिटी फंक्शंस। मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपका कंसेप्ट की मतलब कोरिलेशन बना रहे, ठीक है। तब एजेंसी फंक्शन में कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो एजेंसी फंक्शन बेसिकली बैंक एज अ एजेंट वर्क करता है कस्टमर्स के लिए, तो उसको हम लोग एजेंसी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। पहला, ट्रांसफ़र ऑफ फंड। आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है तो आप बैंक का इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम या उनका सिस्टम यूज़ करके आप क्या करते हो, आपके बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हो, है ना। तो बैंक वाला जो पैसा ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र, वो क्या होता है, एजेंसी फंक्शन होता है ना। समझिए, ये रियल में भी आप करते रहेंगे, राइट। आपने मुझे पैसे ट्रांसफ़र किया तो बेसिकली दैट कम्स अंडर दी एजेंसी फंक्शन, क्योंकि आपने एक ऐप यूज़ किया तो बैंक वाले ने क्या किया, आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में डाल दिया, तो वो क्या हो गया, एजेंसी फंक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ फंड हो गया, ठीक है। दूसरा, कलेक्शन ऑफ चेक। अब मान लीजिए कि मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है बैंक में जाके चेक कर, मतलब जाके बैंक में सबमिट करना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बैंक वाले को बोला, बैंक वाले से एक पर्सन आया और उस पर्सन ने क्या किया, मेरे से चेक लिया और वो बैंक में ले जाके डाल दिया। तो कलेक्शन ऑफ चेक, बेसिकली आपके बिहाफ पे, कस्टमर के बिहाफ पे क्या करता है, वो चेक कलेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ चेक, ठीक है। तीसरा है पीरियोडिक पेमेंट। तो पीरियोडिक पेमेंट मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मेरा EMI है, ठीक है, तो हर मंथ के 2 तारीख को, ठीक है, एवरी मंथ को 2 तारीख को जो है मेरा पेमेंट जाता है, तो वो क्या करेगा, हर 2 तारीख को मेरा पेमेंट डिडक्ट कर देगा, ठीक है। अब चाहे वो रेंट हो, चाहे वो EMI हो, चाहे वो बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी, कैसा भी हो, ठीक है। तो कस्टमर के बिहाफ पे जो है वो आप पेमेंट करता है पीरियोडिक, दैट मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब एवरी मंथ, सो वो क्या हो जाता है, पीरियोडिक पेमेंट, ठीक है। आप भी पेमेंट करते रहेंगे, है ना। फिर उसके बाद होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये नया टॉपिक है।
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बेसिकली उन लोगों के लिए जैसे जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। तो जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो ऐसा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी ही काम करता है, मतलब आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है वो आपको गाइड करता है, बताता है कौन से शेयर खरीदने हैं, कौन से शेयर्स बेचने हैं, वो सब गाइड करता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। इसका अलग से एक सेपरेट डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, जैसे कोटक सिक्योरिटी है, HDFC सिक्योरिटी है, शेर खान है। शेर खान तो फुल टाइम ब्रोकर है एक्चुअली। फिर ऐसे बहुत सारे मतलब डिफरेंट ब्रोकर्स हैं तो, और डिफरेंट बैंक्स हैं जो लोग प्ले करते हैं। जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड चार्टर्ड का भी है, फिर उसके बाद कोटक सिक्योरिटीज़ का बताया, HDFC का बताया, ICICI का बताया, एक्सिस का भी बताया। सबके अलग अलग एक जो है सिक्योरिटीज़ जिसका सब ब्रोकर वर्क करते हैं, तो वो पोर्टफोलियो का पूरा गाइड करते हैं, तो वो होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास जो है 1 लाख रुपए है, आई हैव 1 लाख रुपीज़, और 1 लाख रुपीज़ मुझे क्या करना है, शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये 1 लाख रुपया कौन कौन से शेयर में जाना चाहिए वो क्या करते हैं, गाइड करते हैं। तो मतलब मेरे जैसे मान लीजिए मैंने कोल इंडिया में शेयर में डाल दिया, HDFC बैंक में डाल दिया, या फिर रिलायंस कंपनी में डाल दिया, तो ऐसे 3 कंपनी में थोड़ा थोड़ा पैसा करके डाला, तो ये 3 कंपनी का क्या हो जाएगा, मेरा एक पोर्टफोलियो हो जाएगा, ठीक है। मेरा रियल में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो विप्रो में किया है, एक विप्रो सबसे मेन इसमें है, उसके अलावा मैंने कोल इंडिया में किया है, उसके अलावा भी 1-2 कंपनी में मैंने किया। तो मेरा पोर्टफोलियो जो है उसमें 5 से 6 शेयर्स हैं, ठीक है। तो वो मेरा क्या हो गया, पोर्टफोलियो हो गया। तो मैं बैंक वाले को नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद ही कर रहा हूँ। तो ऐसा बैंक भी क्या करता है, रोल प्ले करता है, ठीक है। पीरियोडिक कलेक्शन, जैसे पीरियोडिक पेमेंट था वो पीरियोडिक कलेक्शन भी होता है, ठीक है। जहाँ पे बैंक क्या करता है, हर मंथ के एक टाइम रहता है जहाँ पे वो चेक कलेक्ट करता है। डिविडेंड, मान लीजिए कि मेरा कोल इंडिया से डिविडेंड आता है। डिविडेंड मतलब जब आप कोई शेयर में डालते हो उसका वो कंपनी क्या करती है, आपको जब प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करती है तो उस प्रॉफिट में से आपको जो देती है वो क्या होता है, डिविडेंड हो जाता है। जैसे आप बैंक में जमा करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, वैसे जब आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर शेयर वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है तो वो आपको डिविडेंड देती है। तो डिविडेंड कलेक्ट करना, ठीक है। पेंशन कलेक्ट करना, सैलरी आपका अमाउंट क्रेडिट एक्सेप्ट करता है, राइट, तो पीरियोडिक कलेक्शन होता है। और भी अदर एजेंसी फंक्शन जिसमें फॉरेन ट्रांजैक्शंस इंक्लूड है, ठीक है। एज अ ट्रस्टी भी वर्क करता है, ओके। अब आता है जनरल यूटिलिटी फंक्शन। व्हाट इज जनरल यूटिलिटी फंक्शन? बेसिकली जनरल यूटिलिटी फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हम लोग डेली मतलब हमारे ज़रूरत चीज़ों के लिए, पहला जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले लॉकर यूटिलिटी है। अब मान लीजिए मेरे पास सर्टिफिकेट है, ठीक है, और मैं भाड़े पे रहता हूँ और मुझे ऐसा डर लग रहा है कि मेरा डॉक्यूमेंट चोरी हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, बैंक वाले के पास जाऊँगा, बोलूँगा मुझे एक लॉकर फैसिलिटी चाहिए, और उस लॉकर में मैं क्या करूँगा, अपना जो भी मेरा जो प्रीशियस चीज़ें हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सब उस लॉकर में मैं जो है फाइल बना के डाल दूँगा। अब वो बैंक की जिम्मेदारी है, अगर उसको कुछ डॉक्यूमेंट का मेरे साथ हुआ तो बैंक भरपाई करेगा, तो होता है लॉकर फैसिलिटी, ठीक है। उसका चार्जेस अलग से रहता है। अंडर राइटर ऑफ शेयर्स। अंडर राइटर ऑफ शेयर मतलब ये हुआ कि डूबती नाव को बचाना। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉमर्शियल बैंक है वो वर्क करता है एज अ अंडर राइटर। मतलब कॉमर्शियल बैंक क्या बोलता है, किसी भी कंपनी को बोलता है तुम शेयर इशू कर, अगर तेरा शेयर नहीं बिकेगा तो मैं खरीद लेगा, तो वो क्या था, अंडर राइटर ऑफ शेयर्स, ठीक है। बेसिक एक जनरल मीनिंग में आपको बताया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इशू ऑफ ड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा। आपके बिहाफ पे जैसे आप डिमांड ड्राफ्ट इशू करवाते हैं ना, बैंक को पैसा देते हो, बैंक क्या करेगा, डिमांड ड्राफ्ट डाल देता है, बना के दे देता है, राइट, उसका कुछ मिनिमम चार्जेस होता है। वैसे सेम टू सेम जब आप फॉरेन ट्रांजैक्शंस करते हो, ठीक है, या फिर आप कहीं पे पैसे का लेन देन कर रहे हो, उस आपके बिहाफ पे वो आपको इशू ऑफ ड्राफ्ट कर सकता है, लेटर ऑफ क्रेडिट बना के देता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, बेसिकली एक रिसिप्ट होता है, जैसे चेक का रिसिप्ट होता है वैसा लेटर ऑफ क्रेडिट और ड्राफ्ट होता है, ठीक है। डीलिंग फॉरेन ट्रांजैक्शंस। अब मान लीजिए कि मेरा ऑनलाइन पेमेंट जो है डॉलर्स में आता है, अब वो डॉलर को मेरे बैंक में जब आता है तो मेरा बैंक वाला क्या करता है, वो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके फिर मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है, तो वो क्या करता है, डीलिंग फॉरेन एक्सचेंज, ओके। ये आपके लिए पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट बेसिकली बैंक क्या करता है, कोई भी जैसे जो बिजनेस होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं उनके लिए क्या करता है, उनका पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके देता है, ठीक है। बाकी अदर यूटिलिटी फंक्शन है, जैसे कस्टमर को मार्केट का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है, अपडेट करना, गाइडलाइंस प्रोवाइड करना, ठीक है, ये सब क्या होता है उसके अदर यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं।